हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के पीवाईक्यू जो 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में आए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे यार। और हम लोगों को सारे नोट्स वगैरह इसकी जो सेल्फ अटेम्प्ट शीट है वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा और एक प्लानर भी दे दूंगा कि किस दिन कौन सा पीवाईक्यू आएगा, जिससे तुम्हें रिवाइज करने में आसानी हो जाए। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब लगातार पीवाईक्यू रोज आएंगे ही आएंगे। एक 2024 का एक 2025 का लगातार आते रहेंगे, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो, तो हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि आइस एट -5 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड टू बिकम वेपर विद टेम्परेचर ऑफ 110 डिग्री सेंटीग्रेड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड विद दिस प्रोसेस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ठीक है, तो एंट्रोपी चेंज हम देखें तो पहले हम प्रोसेस को समझ लें। हमें -5 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से हमें पहुंचना है 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर पे। तो बेसिकली कैलोरीमेट्री का सवाल ही समझ सकते हैं इसे। तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे Q1 हीट देंगे और इसे क्या ले जाएंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस बनाएंगे। ठीक, और ये वेपर है अपना, यही करेंगे भाई। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से हम लोग क्या बनाएंगे, फिर हीट देंगे और इसे क्या बनाएंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बना देंगे। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से हम इसे हीट देंगे और क्या बना देंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बना देंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना भाई। और फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से फिर हीट देंगे और इसे क्या बना देंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बना देंगे, इसे वेपर बना देंगे। और फिर Q5 करेंगे और यहां पहुंच जाएंगे। तो हेस्लॉग के हिसाब से अगर हम ये हीट लिखें या ये हीट लिखें, एक ही बात है। कैपिटल Q कैन बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। सही है, ये कह सकते हैं हम लोग। इतनी बात आराम से समझ में आ गई। अब जरा प्रोसेस में एक एक करके देखो कि टेम्परेचर चेंज कैसे हो रहा है, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है, इसमें ये बात ध्यान रखनी है। प्रेशर कांस्टेंट है तो एंट्रोपी कैसे चेंज होगी, तो डेल्टा S1 हम लिख दें, क्या हो जाएगा, डेल्टा S1 होगा किसके बराबर, डेल्टा S1 होगा Q/T के बराबर। ठीक है, Q1 कितनी होगी, इंटीग्रेट कर दे कहाँ से कहाँ, -5 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब कितना आ गया, 268। तो 268 केल्विन से हमने 273 केल्विन तक हीट किया इसे, और ये हो गया CPm/T। सही है, इंटीग्रेट हो जाएगा। ऐसे ही डेल्टा S2 लिखेंगे। डेल्टा S2 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, आइस क्या हो रही है, फ्यूज हो रही है, तो डेल्टा HM फ्यूजन लिख देंगे, इसे बाई T लिख देंगे। और T फ्रीजिंग पॉइंट लिखेंगे, T को क्या लिखेंगे, TF लिखेंगे। डेल्टा S3 देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा S3 पे हमने कहाँ से कहाँ पहुँच गए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ पहुँच गए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गए। तो इसे क्या लिखेंगे, 273 से 373 पहुँच गए, और इसे CPm/T लिखेंगे। ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो गया। ठीक, फिर डेल्टा S4 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, डेल्टा HM वेपराइजेशन के बराबर आ जाएगी। और आराम से देखो, देखने में कठिन सवाल लग रहा है लेकिन है आसान। ये डेल्टा T भी हो जाएगा, और इसी तरह से डेल्टा S5 की वैल्यू हो जाएगी, उसे इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 373 से लेके कहाँ पे जाएंगे, 383 केल्विन तक। 373 से 383 तक जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, CPm/T। ठीक, तो ये 5 हैं। अब इन्हें काउंट कर लो, इन सबको ऐड करना है हमें। तो सिंपल देखो जरा, तो पहला देखो क्या हो गया, इसमें CPm के बाद T नहीं डिवाइड किया, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। और इसमें 5 में सेकंड ऑप्शन सही होगा, CPm/dt। M फ्यूजन, M वेपराइजेशन, CPm/dt और CPm/dt। टेम्परेचर 273 से 373 से 383 हो गया, 273 से 373 हो गया, और फिर 268 से 273 हो गया। तो आंसर हमारा इसका बी आ गया। हेस्लॉग का बढ़िया सवाल, आराम से लगाया जा सकता है ऐसा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 टू NO2 आर 55 किलो जूल एंड 175 किलो जूल रिस्पेक्टिवली। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज हमें बताना। अब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज हमें बताना है तो हम कैसे बताएंगे, तो हमें डेल्टा G इज इक्वल टू पता है, डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0 होगा। डेल्टा H0 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 55 किलो जूल दे रखी, तो 10⁻³ कर दिया, माइनस 298 केल्विन पे पूछा है, और एंट्रोपी हमें कितना दे रखा है, 175, तो 175 कर दिया यहाँ पे। बस अब तो यार मल्टीप्लाई करना है, तो ये 15,000 हो गया, माइनस ये हो गया 52,150।
ठीक, कैलकुलेशन है सिंपल। तो इसे जब माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 2850 जूल्स पर मोल। ठीक, तो 2850 आंसर लिख देंगे, सिंपल, आराम से, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन था, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं थी। क्वेश्चन को कहने का तरीका बस थोड़ा सा इस बारी बदला था 2025 में, इसलिए लोगों के केमिस्ट्री में मार्क्स भी डिप किए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एस गैस से हमने क्या बनाया, हाफ O2 3/2 O2 ले लिया और SO3 गैस बना दिया और 2x निकली। अब 2x एनर्जी रिलीज हुई है, 2x एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसके लिए डेल्टा एच अगर हम लिखेंगे तो डेल्टा एच किसके लिए लिखेंगे, 1 लिख लेते हैं, तो ये -2x किलो कैलोरीज के बराबर होगा। और इसके लिए डेल्टा H2 लिखेंगे क्योंकि इसमें भी एनर्जी निकली है, तो -y किलो कैलोरीज होगा। अब हम इक्वेशन नंबर इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, रीराइट नहीं करते, इसे इक्वेशन को क्या मान लेते हैं, 1 और 2 मान लें। इसी इक्वेशन क्या मान ले, 1 और 2 मान ले। और हमें बनाना क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 बनाना। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 कैसे लिखेंगे, एस गैस प्लस, अब हमें एस गैस में दे रखा है तो गैस ही लेंगे, जबकि सल्फर कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, एस को गैस रखेंगे। ठीक है, तो एस गैस से इसे शुरू करते हैं और एस गैस क्या लिखेंगे, एस गैस प्लस O2 विल गिव यू व्हाट, SO2 गैस। तो हमें इसके लिए डेल्टा H फाइंड आउट करना है। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, ये फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसे लिखेंगे डेल्टा एच एफ किसके बराबर होगा, लिख देंगे क्या कि एस हमें राइट में चाहिए तो पहली इक्वेशन वैसी रखें, और SO2 हमें लेफ्ट में चाहिए तो हम क्या करें, दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दें, तो डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 कर दें। तो डेल्टा H1 की वैल्यू -2x माइनस ऑफ माइनस वाई कर दें, तो ये आ जाएगा कितना, y प्लस, सॉरी y -2x किलो कैलोरीज आ जाएगा। सिंपल सीधा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से लग जाना चाहिए था, लग भी गया होगा सारे लोगों से, इसमें तो परेशानी होगी नहीं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला कर रहा है एंथैल्पीज, फॉर्मेशन एंथैल्पीज HF फॉर H गैस O गैस are this and this respectively at 298.15 Kelvin, and delta HF naught for water is this at the same temperature. The average bond enthalpy of OH bond हमें बतानी है। average bond enthalpy of OH bond हम कैसे निकालेंगे, हमें गिवन है जो उसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए, और उसी को हम लिखेंगे, तसल्ली से लगाएंगे सवाल। ठीक है, तो क्या करा है कि हाइड्रोजन को हमने अगर ब्रेक कर दिया तो इससे H गैस बना होगा, और इसके लिए हमें डेल्टा H जो गिवन है वो गिवन है 220 किलो जूल पर मोल। ठीक, और हमें जो O2 से O गिवन है वो गिवन है क्या, डेल्टा H1 लिख लेते हैं, इसे 2 लिख लेते हैं, और वो गिवन है 250 किलो जूल पर मोल। और हमें गिवन है हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, तो हम लिख लें H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड, और इसके लिए हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन पता है कितनी है, -242 किलो जूल पर मोल। अब अगर हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी निकालनी है, ध्यान सुनना, अगर हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी निकालनी है तो हम क्या करें, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के फॉर्मेट में इसे लिख लें, तो हम कह सकते हैं क्या कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स, समेशन लगा देते हैं, माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट, ये लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला तो याद ही है। ध्यान रखना, जब हम बॉन्ड एनर्जी लिखते हैं तो हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लिखते हैं, बाकी टाइम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखते हैं। ठीक, अब ऊपर वाली जो इक्वेशंस दी हैं ये बॉन्ड एनर्जी ही गिवन है, देख लो ये क्या है, बॉन्ड एनर्जी ही गिवन है ना। ठीक, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड है, ये हो गया -242, यहाँ पे कितने बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी हमें HH बॉन्ड की चाहिए, प्लस हमें बॉन्ड एनर्जी चाहिए कितनी, हाफ O2 की, -2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड। वैल्यू पुट कर दो, ये 242 हो गया, ऊपर कितना दिया है, ये हो जाएगा 2 इंटू 220 प्लस 250 -2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड। सही है, वाटर में कितने OH बॉन्ड है, 2 OH बॉन्ड है, और हाफ O2 चाहिए था तो हमने हाफ ही रखा रहने दिया, जो हमें वैल्यू दी है वही हमने लिख दी सीधे। और इसमें हाइड्रोजन पूरा चाहिए था, हमें हाफ मोल की दे रखी थी, हमने तो पूरी की लिख दी। ठीक, तो ये कितना हो गया, -240 इज इक्वल टू हो गया, ये हो गया 440 प्लस 250 -2 ऑफ OH, तो 2 ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH किसके बराबर हो गया, ये हो गया कितना, 690 प्लस 242, तो ये हो गया 239
तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड कितनी आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो जाएगा 466 किलो जूल पर मोल। तो ये 466 आंसर आ गया इसका। आंसर क्या आ गया, 466 आ गया। ठीक है ना। सवाल को तसल्ली से लगाते चलो, आराम से लग जाएगा। अब इतना बड़ा सवाल देख के अगला देख के दिमाग खराब हो जाता है। क्या कह रहा है सवाल, हमसे 3 ग्राफ बने हैं और कह रहा है आइडियल गैस अंडर गोज साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड कम बैक टू द सेम पॉइंट बाय ट्रैकिंग फ्रॉम ए बी सी डी ए एज शोन इन द 3 केसेस। अगर हमें 3 केसेस में दी है और हमसे कहा है कि डेल्टा यू पे कमेंट करो। डेल्टा यू यार अगर तुम बिल्कुल दिमाग ना लगाओ, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। डेल्टा यू कैसा है, स्टेट फंक्शन है। डेल्टा यू कैसा होता है, स्टेट फंक्शन है। अगर हम साइक्लिक प्रोसेस कर रहे हैं, अगर हम साइक्लिक प्रोसेस कर रहे हैं तो डेल्टा यू हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट तो सेम है। तो तीनों ही केस में क्या आ जाएगा, डेल्टा यू हमेशा 1 में, 2 में और 3 में हमेशा कैसा आएगा, बराबर आएगा। और किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। तो आंसर हमारा 2 हो जाएगा। पूरा सवाल पढ़ के अगर तुमने इसे सॉल्व करना शुरू कर दिया तो बेवकूफ़ी हो जाएगी, ये नहीं करना था। ठीक है, सवाल को आसानी से करना था, आसान तरीके ही से करेंगे। ठीक, अगले सवाल पे चल सकते हैं। आराम से बात समझ में आ रही। अगले सवाल को देखो क्या कर रहा है। अगला सवाल कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग डेटा। हमें डेटा गिवन है और हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन निकालना है। ठीक है, क्या गिवन है, जो गिवन है उसे लिखो, पेन डाउन कर लोगे तो सवाल आसान हो जाएगा। अगर पेन डाउन नहीं कर पाओगे तो सवाल में होगी दिक्कत। ठीक है, तो पहला कह रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया, तो हमें क्या दिया हुआ, C+O2, मतलब अगर हम C ऐसा लिख दें, C सॉलिड प्लस O2 गैस गिव CO2 गैस, और इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू हमें दे रखी है -393.5 किलो जूल पर मोल। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 जो हमें गिवन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दे रखी है, यानी कि H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। जो जो गिवन है उसे लिखते चलो। तो H2O लिक्विड बन गया, और इसके लिए हमें डेल्टा H1 लिख लेते हैं, इसे डेल्टा H2 लिख लेते हैं, और ये दिया -286.0 किलो जूल पर मोल। ठीक, फिर हम कह रहा है हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन दे रखा है, तो C6H6 की रिएक्शन में किससे करानी, लिक्विड की रिएक्शन में करानी किससे, ऑक्सीजन से करानी। रिएक्शन को बैलेंस बाद में करेंगे, पहले 6CO2 और 3 वाटर लिख देते हैं, ये गैस बनेगा। और यहाँ पे 15 आ गया, तो यहाँ पे 15/2 रख दिया। और इसके लिए हमें डेल्टा H3 दिया हुआ है -3267.0 किलो जूल पर मोल। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन हमें बतानी है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कैसे निकालेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन अगर लिखें हम, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन हम लिख दें, तो हम कैसे लिखेंगे इसे, कि 6 कार्बन सॉलिड थे प्लस थ्राइस H2 गैस थी, और हमने क्या बना दिया, इसे C6H6 लिक्विड बना दिया, और इससे हमें डेल्टा HF मिल जाएगा। ठीक, तो डेल्टा HF ऊपर से देखना जरा किसके बराबर होगा। डेल्टा HF को हम क्या लिखे, हमें 6 कार्बन चाहिए, तो हमने डेल्टा H1 में क्या करा, 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, और हमें 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो डेल्टा H2 में हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। और हमें बेंजीन हमें लेफ्ट राइट साइड में चाहिए, तो माइनस हमने क्या कर दिया, माइनस हमने 3 कर दिया। ठीक, बस अब इसकी वैल्यूज पुट करनी और आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू इसकी वैल्यू कितनी थी, -393.5 प्लस 3 इंटू माइनस ऑफ कितना है, 286, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, तुम लोग कहते हो सर जल्दी कर देते हो, सही। इसे सॉल्व कर दो तो डेल्टा HF की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से। तो ये आ जाएगा कितना, इसे अगर सॉल्व करते हैं तो 6 5 जा 30, 6 3 18 21, तो ये आ जाएगा 2361 माइनस का ये आ जाएगा 858 प्लस का 3267। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ये -48 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ठीक, 48 किलो जूल पर मोल आ जाएगा ये। ठीक है, सही। अब आंसर हमें लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है, तो यहाँ पे 48 लिख दिया, क्लियर हुआ सवाल। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि 500 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज हीट 2.5 मोल्स ऑफ ऑर्गन एट 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। तो हमें ये क्या दे रखा है, हमसे कह रहा है फाइनल टेम्परेचर एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी दे रखी, तो हमें बेसिकली ये डेल्टा H दे रखे हैं, एंथैल्पी
तो डेल्टा एच की वैल्यू होती है एन सी पी डेल्टा टी। ठीक, तो एन सी पी डेल्टा टी में 500 ये आ गया, एन की वैल्यू 0.5 आ गई और सी पी की वैल्यू कितनी आ गई 5/2 आर इंटू डेल्टा टी हो गया टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कितना है 298। ठीक, तो इसे यहाँ से ज़रा सॉल्व करना शुरू कर दें। यहाँ से काट दिया, 0 आ गया, ये यहाँ से गया 1000 आ गया, ये यहाँ से गया कितना आ गया 200 आ गया, और ये यहाँ से आ गया 400/r इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस 298। तो टी फाइनल की वैल्यू जो आ गई वो 400/8.3 प्लस 298 आ गई। ठीक, 8.3/298 आ गई, तो ये आ गया 48.1। एक बार डिवाइड इसे साइज कर लेना, 48.192 आ रही, तो हम इसे प्लस 298 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 346.2 के लगभग आ जाएगी, जो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लिखें तो 348 के काफ़ी पास है। एग्जैक्ट तो नहीं मिल रहा है लेकिन काफ़ी पास मिल रहा है। तो हमें डेल्टा टी फाइनल मिल गया, लेकिन हम जानते हैं कि डेल्टा एच किसके बराबर होता है एन सी पी डेल्टा टी के बराबर होता है, और हमें डेल्टा यू भी फाइंड आउट करना है, ये किसके बराबर होता है एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होता है। दोनों को डिवाइड कर दो तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा यू किसके बराबर हो गया सी पी अपॉन सी वी, और सी पी अपॉन सी वी किसके बराबर होता है गामा के बराबर, और गामा कितना होता है 5/3 के बराबर। तो ये हो गया 500/डेल्टा यू इज इक्वल टू 5/3। तो डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ से आ गई 300। तो आंसर हमारा 300 वाला है और 348 वाला है। ठीक है, पास में 346 के यही आ रहा है इसलिए इसे लिखा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि इफ कार्बन डायमंड से ग्रेफाइट बना एक्स किलोजूल एनर्जी निकली रिलीज हुई, डेल्टा एच की वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक, और हमसे क्या करा है कि डायमंड को O2 से किया तो हमें इनमें कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया, तो XYZ में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो अगर हम 1 2 3 लिख दें तो थर्ड इक्वेशन को Z इक्वल टू हम किसके बराबर लिख सकते हैं, Z इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग किसे y माइनस एक्स लिख सकते हैं, y माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या लिख देंगे y माइनस जेड लिख देंगे। देखो भाई z को लिखना हमें, तो क्या करो y को ऐसे ही रखो और डायमंड को इधर ले आओ और ग्रेफाइट को इधर ले जाओ, जिससे डायमंड से डायमंड कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। आंसर तो इसका सिंपल सा आ गया, सबसे सरल सवाल यही शायद आया है इस बार, ये ना कोई कैलकुलेशन नहीं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है लिक्विड केप्ट इनसाइड अ थर्मली इंसुलेटेड क्लोज्ड वेसल। थर्मली इंसुलेटेड क्लोज्ड वेसल का मतलब है कि एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा। एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा तो Q क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, तो Q इक्वल टू 0 वाले तीन ऑप्शन है। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड मैकेनिकली स्टीयर्ड फ्रॉम आउटसाइड, व्हाट विल द करेक्ट ऑप्शन। अगर मैकेनिकल स्टीयरिंग हो रही है तो डेल्टा यू तो चेंज हो गई, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, हम ऐसा लिखते हैं। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा, और मैकेनिकल स्टीयरिंग हो रही तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा यू भी 0 होगा ग्रेटर देन से, और डेल्टा डब्ल्यू भी होगा। तो आंसर हमारा बी आ जाएगा। ठीक, आंसर हमारा बी आ जाएगा। सही है, जो साइन डेल्टा डब्ल्यू का होगा वही साइन किसका होगा डेल्टा यू का भी होगा, बाहर से वर्क हो रहा है ना। अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग केसेस ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये डेल्टा लिखा हुआ है। ठीक, डेल्टा एच एफ इज इन किलोजूल दिया हुआ है। हमसे कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 गैस हमें बताना है। ठीक है, तो क्या करें, इक्वेशन नंबर इसे हम 1 मान लें, इसे 2 मान लें, इसे 3 मान लें, ऐसा मान सकते हैं आसानी से, दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है। इन तीनों रिएक्शंस को 1 2 3 मान लिया। अब हमें जो पूछा गया है, हमसे पूछा गया कि 2 कार्बन ग्रेफाइट, यहाँ पे ग्रेफाइट लिख दें नहीं तो तुम्हें गैस लगेगा, प्लस 3H2 गैस गिव C2H6 गैस। ये डेल्टा HF नॉट है, फाइंड आउट करना है। ये बनाएंगे कैसे जरा देखना हमें। अगर हमें ग्रेफाइट 2 चाहिए तो यानी कि सेकंड इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। C2H6 हमें राइट में चाहिए तो इसे -1 कर दें, और हमें 3 हाइड्रोजन चाहिए तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें। काम हो जाएगा क्या हमारा। तो हमने क्या लिखा कि डेल्टा HF फाइनल जो आ गया वो किसके बराबर आ गया 3 इंटू डेल्टा H3 प्लस 2 इंटू डेल्टा H2 माइनस ऑफ डेल्टा H1। तो ये हो गया 3 इंटू माइनस का 286 प्लस 2 इंटू माइनस का 393.5 माइनस ऑफ माइनस 1550। ठीक, सही है, तो ये हो गया कितना 858 प्लस, इसे माइनस का लिख देते हैं, माइनस ही होगा दोनों साइन तो
और ये माइनस कितना हो गया, ये हो गया 787 माइनस 1550, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया माइनस का 1645 और ये हो गया प्लस का 1550, तो ये हो गया माइनस का 95। तो आंसर हमें फॉर्म में लिखना है तो 95 आंसर लिख देंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड ही लिखना होगा। ठीक है, तो आंसर आ गया आराम से। कैसे किया हमने, इक्वेशन को बनाना सीखना है कि हमें 2 ग्रेफाइट चाहिए था। अगर देखो तुम इसमें, इसे मैं अगर बिल्कुल ही लेमन की तरह देखना तो थर्मोकेमिस्ट्री वाला लेक्चर देख लो, उसमें बहुत लेमन की तरह किया है, लेकिन यहाँ पे तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि हमें 2 ग्रेफाइट चाहिए था तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 हाइड्रोजन चाहिए तो 3 का मल्टीप्लाई कर, और C2H6 को मैं राइट में चाहिए था तो हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है मैचिंग करनी है हमें। अब इस मैचिंग में देखो, वैसे तो इस सवाल को बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। जैसे हम जानते हैं कि DH किसके बराबर होता है, CpDT के बराबर होता है। तो DH/dt एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर हो गया, Cp के बराबर हो गया। तो ये तो यहाँ आ गया, ठीक, ये तो यहाँ आ गया। ठीक है, इसे यहाँ पे Cp कर दो। ठीक, सही। अब क्या हुआ, अगला कह रहा है कि du किसके बराबर होगा। तो du देखना जरा, du किसके बराबर होता है, CvDT के बराबर होता है। तो du/dt किसके बराबर हो गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cv के बराबर हो गया। तो du/dt कांस्टेंट वॉल्यूम पे Cv के बराबर हो गया। अब हमें एक थर्मोडायनेमिक स्क्वायर जैसी एक चीज पता होती है, कितने लोगों को पता है पहले से बताना। ये हम थर्मोडायनेमिक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक, और इसे लिख लेते हैं P और इसे लिख लेते हैं S। ठीक, अब ये थर्मोडायनेमिक स्क्वायर ऐसे कैसे लिखेंगे, अगर हमें डेल्टा जी लिखना है इसमें देखना जरा, अगर हमें डेल्टा जी लिखना है तो हम डी जी को लिखेंगे क्या, डी जी इज अ फंक्शन ऑफ टी, डी टी एंड डी पी। अगर एरो पी से दूर की तरफ जा रहा है, अगर जी से दूर की तरफ एरो जा रहा है तो प्लस लिखेंगे, और इसकी तरफ आ रहा है तो माइनस लिखेंगे। लिख पा रहे हैं, अगर एरो जी से जी की तरफ आ रहा है, मतलब ये एरो इसकी तरफ आ रहा है तो माइनस लिखा एस को, टी टी का फंक्शन था, और ये दूर जा रहा है तो वी को मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव से। ठीक, अब देखना जरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डी जी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी पूछ रहा है हमसे, डेल जी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी पूछ रहा है। एट कॉन्स्टेंट पी डी पी किसका बराबर हो जाएगा, 0। पी अगर कॉन्स्टेंट है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डी जी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एच डी टी। तो डेल जी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एस के बराबर हो जाएगा। और इसकी जरूरत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही पड़ती है, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर है, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ठीक, और हमसे कह रहा है कि डेल जी ओवर हमें क्या निकालना है, डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी निकालना है। जब कॉन्स्टेंट टी रखोगे यहाँ पे तो डी टी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो डी जी किसके बराबर हो जाएगा, वी डी पी के बराबर हो जाएगा। डी जी किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, डी जी किसके बराबर हो जाएगा, वी डी पी के बराबर हो जाएगा। तो डेल जी ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी किसके बराबर हो जाएगा, वी के बराबर हो जाएगा। तो ये वी के बराबर हो गया। तो इस सवाल को थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से लिखा जा सकता है, इसे मतलब पूरा भी लिख सकते हो। जैसे अगर डी एच लिखना हो तो डी एच किसका किसका फंक्शन होगा, एस का होगा और पी का होगा। तो डी एस और डी पी का फंक्शन है, तो ये दोनों एरो, तो टी डी एस प्लस वी डी पी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, ठीक है, लिखा जा सकता है, ये सारे लिखे जा सकते हैं फंक्शन। तो एच है, वो है क्या कहते हैं, इंथैल्पी, यू इंटरनल एनर्जी, जी अपना क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी। तो आंसर इसका क्या मार्क करेंगे, आंसर तो देख लो यार, 2 1 का आ गया 2, 1 का आ गया 2, 2 का आ गया 1, 2 का आ गया 1, 3 का आ गया 4, 3 का आ गया 4, तो आंसर आ गया 2। ठीक, अगला सवाल देखो, अगला कह रहा है द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक है, कह रहा है इनकरेक्ट है बताना है, तो इनकरेक्ट को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, इनकरेक्ट के बारे में बात करनी है। इनकरेक्ट के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है कि जब डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस निगेटिव है, जब डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और हमें डेल्टा जी कैसा चाहिए, निगेटिव चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्या होगा, हम ऐसा चाहिए। और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो अगर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस रखा, अगर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हो गया तो हमेशा डेल्टा जी कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यानी कि ये सही बात है, लेकिन ये आंसर नहीं है। ठीक, इसी तरह से डी ऑप्शन को चेक करो, अगर डेल्टा एच निगेटिव हो गया और डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया
तो ये हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, तो ये दोनों तो करेक्ट लिखे हुए हैं, ये करेक्ट लिखा हुआ है और ये भी करेक्ट लिखा हुआ है, हमें बताने इनकरेक्ट। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव हुए, दोनों पॉजिटिव हुए तो क्या हो जाएगा, अगर लो टेम्परेचर पे होगा तो कैसा आएगा, लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस आएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो टी डेल्टा एस में एस भी अगर पॉजिटिव है तो टी को ज़्यादा होना पड़ेगा जिससे कंपनसेट कर पाए, क्योंकि जनरली डेल्टा एच कैसा होता है, किलो जूल में होता है और एंट्रोपी किस में आती है, जूल में आती है। तो आंसर बी और सी हो जाएगा हमारा। तो आंसर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, दोनों प्लस प्लस और दोनों माइनस माइनस पे लो टेम्परेचर नहीं, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करा पाएंगे। ठीक है, ठीक। और डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो ये तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा ऐसे ही, है ना। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्या कर रहा था, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ X2 डेल्टा एच बॉन्ड कैलकुलेटेड फ्रॉम द गिवन डेटा। ठीक है, अब हमें X2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालनी है और हमें एक बॉर्न-हेवर साइकिल दे रखी है। हमें क्या दे रखी है, ये हमें बॉर्न-हेवर साइकिल दे रखी है। ठीक, बॉर्न-हेवर साइकिल दे रखी है, तो हम इसे इनिशियली लिखना शुरू करते हैं कि हमसे क्या चाहिए कि हमें जो रिएक्शन बनानी होती है वो एम सॉलिड से हाफ X2 की रिएक्शन कराई और इससे mx बन गया सॉलिड। ये डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन है और इसकी वैल्यू हमें दे रखी 400 किलो जूल पर मोल। ये फाइनल इक्वेशन हमें बनानी है। अब बनाएंगे इसे कैसे, इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग रिएक्शन लिखना शुरू करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एम सॉलिड से एम गैस बन गया, इसे हमने क्या कहा, डेल्टा एच सब्लिमेशन कहा, और ये आ गया कितना, 100 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एम गैस से एम प्लस गैस बन गया, प्लस इलेक्ट्रॉन आए, तो डेल्टा एच से हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन कहेंगे, और ये आ गया 500 किलो जूल पर मोल। ठीक, एक्स हमें चाहिए हाफ X2 गैस से हम क्या बनाएंगे, एक्स गैस बनाएंगे पहले। तो डेल्टा एच बॉन्ड चाहिए और ये डिवाइड बाई 2 लिखेंगे, तो हमने मान लिया कैपिटल X बाई 2 किलो जूल पर मोल है। और ये इसमें भी एनर्जी खर्च हुई, ये भी प्लस है, ये भी प्लस और ये भी प्लस है, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने में खर्च हो रहे हैं। ठीक, अब क्या कर रहा है कि एक्स गैस से एक इलेक्ट्रॉन लेके एक्स माइनस गैस बना देंगे और इसे हम डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन कहेंगे, और इसकी वैल्यू है माइनस कितनी रखी, 300। दोनों हमारे प्लस प्लस और माइनस बन गए, तो हम क्या लिखेंगे, एम प्लस गैस प्लस एक्स माइनस गैस गिव्स एम प्लस एक्स माइनस। जो ऊपर हमें इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, डेल्टा एच लैटिस कह देंगे इसे, डेल्टा एच लैटिस कह देंगे, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, माइनस की, इसकी प्लस 800 दे रखी है हमें। लेकिन क्योंकि एनर्जी निकल रही है इसे हम माइनस 800 लिखेंगे, है ना, क्योंकि लैटिस में एनर्जी फॉर्मेशन होगा, माइनस लिखेंगे। ठीक है, सही है ना, इसे हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। 800 दिए कि 8000 दी, 800 दिए, मैंने 1000 लिख दिया गलती से, इसे 800 लिख देते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन प्लस डेल्टा एच बाई 2 बॉन्ड डिसोसिएशन प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन और प्लस डेल्टा एच लैटिस। इसकी वैल्यू हमें दे रखी, कितनी दे रखी है, ऊपर वाली की वैल्यू दे रखी है -400। बस अब वैल्यू पुट करनी है, -400 हो गया, ये हमें दे रखा है 100, ये दे रखा है 500, 100 और 500, ये 100 और 500, ये हो गया x बाई 2, ये हो गया -300 और ये हो गया -800। ठीक, सब वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू निकालनी। तो x बाई 2 किसके बराबर आ गया, x बाई 2 जो आ जाएगा हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 100 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से देखो ये 600 हो गया और 600 में से 1100 हो गया, 500 बचे, 500 बचे और 500 में से 400 गए, 100 बचे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 200 आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लोगे ना इसे, तो मतलब ऐसे लिख लो 400 इज इक्वल टू एक्स बाई 2 माइनस 500। ठीक, तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 200 किलो जूल पर मोल आ गई, तो आंसर हम 200 लिख देंगे। आराम से करने वाले सवाल हैं, इन्हें बिल्कुल ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से हो रहे हैं। ठीक है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ X2 Y2 एंड XY5 आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, द टेम्परेचर इन केल्विन एट विच द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, डेल्टा जी नॉट जीरो होता है हमारे पास में, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू किसके बराबर होती है, एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा टी डेल्टा एस नॉट।
तो हमें टेम्परेचर बताना है, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच नॉट अपॉन डेल्टा एस। अब हमें डेल्टा एस नॉट ऑफ रिएक्शन हम निकाल लें, किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। प्रोडक्ट का कितना दे रखा है, प्रोडक्ट का हमें दे रखा है 110 माइनस, ठीक, रिएक्टेंट का कितना दे रखा है, y के लिए 5/2 टाइम्स लिखा हुआ है 50 प्लस 1/2 टाइम्स 70, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 110 माइनस, ये आ गया 125 प्लस 35, तो ये आ गया माइनस का कितना, ये हो गया 160, 160 हो गया, ये माइनस का 50 बचा, ठीक, माइनस का 50 जूल आ गया, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, कर भी दिख भी रही है। डेल्टा एच की वैल्यू दी है -35 इंटू 10⁻³ और डेल्टा एस की वैल्यू है -50। यहाँ से इसे सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा कितना, 35,000 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आ जाएगा 700। तो आंसर क्या आ गया, 700 आ गया, आसानी से आ गया। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आई होप ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सिंग ऑफ 1 मोलर बेस एंड 1 मोलर एसिड लीड्स टू द इंक्रीज इन लार्जेस्ट राइज इन टेम्परेचर। हाईएस्ट राइज इन टेम्परेचर उसमें होगा जिसमें सबसे ज्यादा मिलिक्वेंट्स क्या होंगे, न्यूट्रलाइज हो रहे होंगे। हाईएस्ट राइज इन टेम्परेचर इन दैट केस वेयर हाईएस्ट मिलिक्वेंट्स आर highest malequents of strong acid and strong base get neutralized, तभी तो हीट सबसे ज़्यादा निकलेगी। तो इसमें कितना यूज़ हो रहा है, इसमें 20 यूज़ हो रहा है मिलिक्वेंट्स, ये तो वीक हैं दोनों, तो ये तो बेकार हो गए, वीक में तो एनर्जी कम निकलेगी। इसमें कितने हो रहे हैं, इसमें 30 हो रहे हैं, तो आंसर क्या आ गया, आंसर 4 आ गया अपने पास में, ठीक है, क्योंकि इसमें 30 मिलिक्वेंट हो रहे हैं, उसमें 30 HCl बच जाएगा, वो एक्सेस में है, वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स भी डिस्कस कर ली। अगला चैप्टर हम लोग जीओसी वगैरह करने की कुछ कोशिश करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग जीओसी, अभी बताता हूँ कौन सा करूंगा, और प्लानर देने की कोशिश करूंगा। एक दिन रुक जाओ, बस मैं प्लानर दे दूंगा, ठीक है। अभी वीडियो को एंजॉय करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और यार एक बात और जरूरी करनी थी तुमसे, कि एक बात जरूरी ये है कि ये आरंभ वाला है ना जो बैच है, ये सब्सक्रिप्शन यार ले लेना अगर जरूरत हो तो। 4499 में आ रहा है, कल के बाद इसके रेट बढ़ जाएंगे, है ना। और मेरे कोर्सेज 2026 के ड्रॉपर के भी और इसके सब प्लस पे ही आएंगे, तो वो तुम्हें फायदा कर जाएगा, ठीक है। और इसका लिंक नीचे दिया हो डिस्क्रिप्शन से, वहां से ले लेना, ठीक है। ले लेना अगर लेना चाह रहे हो, अगर मेरे से पढ़ना चाह रहे हो। 2026 का बैच इस बार ही आएगा, ठीक है ना, मेंस वाला नहीं आएगा, अभी आएगा, ठीक है, तो उसे ले लेना, ठीक। चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना, खूब सारी पढ़ाई करते रहो। और बैच अगर लेना चाहो तो ले लो, ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से, यार मैं ज़्यादा तो क्या ही कहूँ तुमसे, तुम्हारी मर्जी है। बाकी फिर तुम कहोगे सर सेल्स कर रहे हो नहीं, सेल्स नहीं कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि फिर बाकी बाद में होगा ये ना कि तुम्हें वैसा हो जाएगा कि 10,000 के टाइप्स हो जाएगा, तो फिर तुम्हें महंगा पड़ेगा नेसरी, है ना, ठीक। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।